नमस्ते। मैं हूं सौम्या और मैं अंकेश कुमार मौर्य के लिए कार्य करती हूं। और आज मैं आपको आशीष अविकुंठक द्वारा दर्ज एक मार्मिक मुलाकात की कहानी सुना रही हूं, जो उनकी पुस्तक ब्यूरोक्रेटिक आर्कियोलॉजी में वर्णित है और जिसके माध्यम से हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI में सहायक पुरातत्वविदों असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की नौकरशाही संरचना, असमानताएं और उनके भीतर व्याप्त हताशा को समझ सकते हैं। 2004 की बात है, जब लेखक आशीष अविकुंठक बारोर राजस्थान के एक खुदाई स्थल पर पहुंचे थे और वहां उनकी भेंट एक असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट से हुई। एक ऐसा युवा अधिकारी जो दिल्ली के पुरातत्व संस्थान से स्नातक था, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास में MA किया था, फिर डिप्लोमा प्राप्त कर 2 साल तक बेरोजगारी झेली और दैनिक वेतनभोगी के रूप में 2 खुदाइयों में कार्य कर 1933 में ASI में सहायक पुरातत्वविद के रूप में नियुक्त हुआ था। उस समय वह डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इंटरव्यू दे चुका था और पूरी उम्मीद के साथ बताया था कि उसके पास अनुभव, योग्यता और ऊपरी संपर्क भी है, इसीलिए उसे यह पद जरूर मिलेगा। लेकिन जब लेखक 1 साल बाद 2005 में फिर उसी साइट पर पहुंचे, तो उसी असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की आंखों में चमक की जगह निराशा थी। उसने कहा, इंटरव्यू अच्छा गया था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। और फिर उसने मैदान में पसीना बहाते हुए बताया कि कैसे विभागीय राजनीति, आंतरिक पक्षपात और आरक्षण ने उसकी राह रोक दी। वर्षों से वह पदोन्नति का इंतजार कर रहा है और अब उसके जूनियर लोग उसके ऊपर पहुंच चुके हैं, जिससे उसका मन टूट गया है। मैं एक भद्दे भविष्य को देख रहा हूं, उसने दुख से कहा और बताया कि कैसे वह और उसके जैसे अन्य असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती दी और स्टे भी मिला, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। वह अकेला अपने बैच का अंतिम अधिकारी था जो अब तक पदोन्नति से वंचित था और खुद को एक हारे हुए सिपाही की तरह महसूस करता था। किस्मत से हार मान ली है, पर बिना लड़े नहीं। उसकी व्यथा सिर्फ पदोन्नति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वेतन असमानता तक फैली हुई थी। पहले जहां असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट का वेतन विश्वविद्यालय के लेक्चरर से अधिक था, अब वह कम हो चुका था और लाल समिति रिपोर्ट में भी यह स्वीकार किया गया था कि असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारियों के अनुपात में वेतन असंगत है। फिर लेखक ने इस पूरी व्यवस्था के भीतर भर्ती प्रणाली की परतें उधेड़ी। असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की भर्ती भटिंडा लाइन नामक अनौपचारिक माध्यम से होती थी। यह शब्द दिल्ली और पंजाब के बीच चलने वाली सस्ती, भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों से जुड़ा था, जो ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों को दिल्ली लाती थी। लेकिन ASI में यह शब्द उन लोगों के लिए एक कटाक्ष बन गया जो सिफारिश या रिश्वत के माध्यम से बिना योग्यता भर्ती हुए थे और जिन्हें कमवार, देहाती और असभ्य जैसे शब्दों से नवाजा जाता था। यह शब्दवाचन एक गहरा वर्गीय विभाजन दर्शाता है। SSC से भर्ती हुए असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट खुद को मेरिट पर आया हुआ मानते थे और बाकी तकनीकी स्टाफ को नीचा देखते थे। लेखक ने इस भेद को न केवल वर्ग भेद के रूप में देखा, बल्कि नौकरशाही संस्कृति में वैधता बनाम पहुंच की लड़ाई के रूप में भी समझा। और फिर आई वो असहनीय परत, भ्रष्टाचार की, जहां हर पोस्ट बिकाऊ थी। एक फोटोग्राफर ने लेखक को बताया कि उसका बेटा 3 वर्षों से खुदाई में बतौर दैनिक मजदूर हर कार्य कर रहा है, फोटोग्राफी से लेकर पर्यवेक्षण तक, और उसके पास एक मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा भी है। फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने आईएएस 2 लाख रिश्वत लेकर किसी और को नौकरी दे दी। और उसके पिता का दर्द इस बात में झलकता है कि मैं सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट की अच्छी किताबों में नहीं हूं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। लेखक को ऐसे कई किस्से सुनाए गए जहां चपरासी से लेकर फोटोग्राफर तक हर पद की कीमत तय थी, हर पोस्ट बिकाऊ है। लेकिन फिर भी लेखक ने यह भी जाना कि कुछ सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, अपने साथ अपना खाना लाते हैं, अपने परिवार को सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करने देते और ईमानदारी की कमाई पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसे लोग गिने चुने हैं। और इन सबसे परे एक सहायक पुरातत्वविद की यह कहानी सिर्फ एक पद, एक अधिकारी या एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी भारतीय पुरातात्विक नौकरशाही के भीतर एक ऐसी गहराई से आती पुकार है जो हमें यह सोचने को विवश करती है कि जब योग्य,
ईमानदार और कर्मठ अधिकारी इस तरह की निराशा, अपमान और असमानता के शिकार होते हैं, तो पुरातत्व जैसे सृजनशील और ज्ञान प्रधान क्षेत्र का भविष्य क्या होगा?